हाँ, हेलो प्यारे बच्चों। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ लिए थे। उसमें कुछ कुछ डेरिवेशन जो है वो बाकी था। एक था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग हॉलो सिलेंडर, फिर सॉलिड सिलेंडर, फिर उसी में कैविटी और एक इनफाइनाइट वॉल। ये सब चीज़ बाकी था, तो उसको देख लेते हैं। एक ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग हॉलो सिलेंडर। सुनिएगा मेरी बात। एक सिलेंडर है, ठीक। कैसा है, सॉलिड या हॉलो? हॉलो। डायमेंशन क्या है? बहुत बड़ा। बहुत बड़ा का मतलब तो हम कई बार आपको बता चुके हैं। इस सिलेंडर का रेडियस कुछ आर होगा और ये रेडियस जो रेडियस लेंथ के रिस्पेक्ट में तो छोटा हो, लेकिन मेन चीज है कि ये जो दूरी है जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उसका एक्सिस से दूरी बहुत स्मॉल हो एज कंपेयर टू साइज ऑफ द सिलेंडर, है ना। तो इसमें करंट जा रहा है, इसमें कुछ करंट पास कर रहा है, करंट आई सरफेस के अलावा, ठीक। मान लीजिए अगर हम आपको टॉप व्यू दिखाएंगे, ऊपर से दिखेगा तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा एक रिंग जैसा दिखेगा। और करंट इसमें कैसा दिखेगा बताओ? अंदर में, ऊपर से देख रहे हैं ना, तो बाहर निकलता हुआ, ठीक, ऐसा दिखेगा। ये कौन सा व्यू हम आपको बना के बताए हैं? टॉप व्यू। ठीक। अब क्या है, हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। एक बार हमको पता करना है अंदर में और एक बार बाहर, एक्सिस से स्मॉल आर दूरी पे। अभी जो है वो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, ठीक है। इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। क्या करना चाहिए हमको रितेश बाबू? जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, क्या करना चाहिए उसमें? वहां से पास करता हुआ एक एम्पियर्स लूप ले लेंगे और उस लूप पे एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएं, ठीक, क्या सिमेट्री से कह सकते हो कि हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नीट्यूड में सेम होगा? ये तो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन दिखाए हम। क्या सिमेट्री से आप ये बात कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जहां भी होगा वो सब सेम ही मैग्नीट्यूड का होगा, है ना? बोलो। तो हम यहां पर जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है वो सब टेंजेंशियल बना ले रहे हैं और सबका मैग्नीट्यूड सेम बना रहे हैं। इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज। बी डॉट डी एल में जो आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे? बी इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा। यस और नो? अच्छा, सिमेट्री से ये कह सकते हैं ना कि हर जगह बी और डीएल के बीच एंगल सेम होगा और बी भी कांस्टेंट होगा। बी मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होगा और बी और डीएल के बीच सब जगह एंगल। तो आप बी को बाहर कर सकते हैं, कॉस थीटा को भी बाहर कर सकते हैं। अंदर में क्या बच जाएगा? इंटीग्रेशन डीएल। और अगर इंटीग्रेशन अच्छा, आरएचएस में जो इनक्लोज्ड करंट है, इस लूप में इनक्लोज्ड करंट कितना है? 0, क्योंकि सारा करंट कहाँ है? सरफेस पे। जो हमारा लूप है, जो हम अभी एम्पियर लूप बनाए हैं, अगर तुम टॉप व्यू देखोगे तो एम्पियर लूप कुछ ऐसा है, आर दूरी पे, ठीक है क्या? और हम इस पे ऐसे ऐसे चल रहे हैं, कुछ इस तरीके से चल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जितने भी पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट सिमेट्रिक हैं, एक ही जैसा पॉइंट है ना सारा पॉइंट। तो सब जगह मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और बी और डीएल के बीच सब जगह एंगल भी सेम होना चाहिए। इसी लॉजिक से बी और कॉस थीटा को हम बाहर कर लिए हैं कांस्टेंट मानते हुए।
इंटीग्रेशन डीएल क्या हो जाएगा, ये सारे डीएल डीएल को अगर मैं जोड़ लूं, ये सारे डीएल को अगर मैं जोड़ लूं तो क्या आ जाएगा, सरकमफेरेंस नहीं आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर। और ये किसके बराबर होना चाहिए, म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज। इंक्लोज करंट इस लूप में कितना है, 0, सारा करंट तो बाहर है, तो यहां से अच्छा बाकी कोई भी चीज तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी 0 नहीं, ये भी 0 नहीं, तो बी इज इक्वल टू 0। जैसा कि हॉलो स्फेयर में हुआ करता था, यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था, वैसा ही करंट कैरिंग हॉलो सिलेंडर यूनिफॉर्म है करंट, लेकिन सब जगह सरफेस पे, उसकी वजह से अंदर में नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा 0। दैट ओके, बोलो पक्का। तो ये तो एक बात हुआ, इसमें हम लोगों को बाहर भी तो देखना चाहिए, नहीं एक बार हमको यहाँ पे आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए भी देखना होगा। बोलो, जगह नहीं है, पहले ये लिख लो, फिर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए बताते हैं, आराम से पॉज करके लिखिए। सुनिएगा, इसमें आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए भी तो हो सकता है, बोलो, तो पॉइंट कहां होगा, यहां से कहीं बाहर होगा, नहीं बोलो, और यहां होगा या यहां होगा। अगर हम यहां से पास करता हुआ एक एम्पियर्स लूप लें, तो इस लूप के ऊपर हम लोग चल कैसे रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, बोलो। अच्छा एक बार बताओ, सिमेट्री से तुमको दिख रहा है कि सारा पॉइंट एक ही जैसा है, नहीं, एक सिलेंडर के चारों तरफ सेम दूरी पे है, तो सब जगह मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सेम मैग्नीट्यूड का होगा। हम तुमको ये बात बता रहे हैं कि मान लो कि सब जगह डायरेक्शन भी जो होगा वो टेंजेंशियल होगा, मतलब एक बात तो तय है कि सब जगह डायरेक्शन होगा सेम डायरेक्शन, सब जगह डायरेक्शन जो होगा वो सेम डायरेक्शन में, क्योंकि सारे पॉइंट मतलब डीएल के साथ जो एंगल बनेगा वो सेम ही होगा। वो एंगल हम आपको बताने की कितना मानना है आपको, 0 डिग्री, ठीक। तो अगर हम इस जगह पे लिखेंगे तो क्या क्या चीज आएगा, इस लूप पर क्या परिवर्तन क्या आ जाएगा, यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, यस और नो। और यहाँ पे म्यू इंटू आई इंक्लूड 0 नहीं होगा। अब ये पूरा का पूरा करंट ही नहीं, ये जो अगर हम बाहर में कोई लूप बनाएंगे तो उस लूप में ये पूरा करंट नहीं आ जाएगा, तो आई इंक्लूड जो होगा वो आई के बराबर होगा। तो आरएचएस में जो 0 वाला पार्ट था उसकी जगह पे अब क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई। तो फिर और ये चीज कितना है कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 इज, तो फिर फॉर्मूला में क्या परिवर्तन हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ठीक। तो ये फॉर्मूला एग्जैक्टली यही फॉर्मूला हम लोगों को मिलता है किसकी वजह से, एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से। तो आप इस सिलेंडर, अगर बाहर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो इस पूरे सिलेंडर को एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर से रिप्लेस कर सकते हैं और उसको कहां रखेंगे, एक्सिस पे। ऐसा ही हुआ करता था यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर की वजह से, जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो पूरे चार्ज को आप सेंटर पे रख करके बाहर में किसी भी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं पॉइंट चार्ज जैसा मान सक लेते थे ना पूरे स्फीयर के चार्ज को बाहर वाले पॉइंट के लिए। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर बाहर वाले पॉइंट पे अगर तुमको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो इस पूरे सिलेंडर की जगह के एक इनफाइनाइट वायर मान लो जिसमें सेम ही करंट रख दो और आंसर आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। दैट ओके। तो थोड़ा सा ग्राफ नहीं प्लॉट करना चाहिए हमको, b का फॉर्मूला क्या आ गया, ये r स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर था और एक स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, तो b का वैल्यू क्या होगा, अंदर में 0 और बाहर में म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, नहीं अंदर में 0 और यहाँ पे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये r लेस देन कैपिटल आर के लिए और ये r ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए। तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, b वर्सेस r का ग्राफ कैसा बनेगा, अंदर में b
जीरो होगा नहीं, होगा ना, और फिर बाहर में 1/r से घटते चले जाएगा नहीं, जैसे जैसे r बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड घटते जाएगा, इन्फिनिटी पे जाकर के जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लिख लीजिए जरा इसको। हम आपसे ये कहे सर कि आप यहां मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। नहीं, ये मेरा लूप था वो कुछ ऐसे था, इस तरीके का लूप था। तो हम आपको क्या बोले कि आप पहले अभी मेरा बात मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तुम आराम से इसको प्रूव भी कर सकते हो, समझ, अगर तुमको इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम हो तो। इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बोलो तो थप्पर रूल से किधर होगा, नीचे। हम टॉप व्यू दिखा रहे हैं, दिस इज टॉप व्यू। ये जो वायर था ना, ये जो वायर था ना, इसका अगर टॉप व्यू देखेंगे, हमको यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहीं चाहिए नहीं, तो इसके हिसाब से तो हम बोल रहे हैं बाहर। अब हम इसी का टॉप व्यू, ये वाला व्यू आपको बना के बता रहे हैं, ठीक। तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, नीचे। इसकी वजह से भी नीचे, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अब सोच, कोई भी कॉर्ड ले लो, कोई भी कॉर्ड ले लो, उसका एक इनफाइनाइट वायर यहां से काट लो और एक छोटा सा वायर यहां से काट लो। सिलेंडर के सरफेस के अलोंग हम एक वायर काट रहे हैं, ठीक है क्या, दो वायर किसी कॉर्ड के अलोंग। जैसे ये कॉर्ड है ना, तो यहां से एक वायर काट लेंगे और यहां से एक वायर काट लेंगे इनफाइनाइट। तो वो हम आपको यहां दिखला रहे हैं। अब जरा हमको बताइए कि इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर, ऐसे होगा। और अगर हम यहां पर वाला वायर की वजह से देखें, ठीक, इसकी वजह से भी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर। सिमेट्री से दोनों बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, और इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, नीचे की तरफ, एकदम बिल्कुल बीच में। बोलो, तो अगर हम ये बात प्रूव कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे इसके और इसकी वजह से नीचे की तरफ कोई भी कॉर्ड का दो ऑपोजिट पतला पतला वायर काट ले, तो ये दोनों वायर की वजह से भी नीचे की तरफ। तो इस तरीके से तो हजारों कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ना, सबका नेट मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होगा, माने टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। इसी को हम क्या किया, 90 डिग्री से रोटेट कर दिए, तो फोटो क्या बन गया, ऐसा, और मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, बाहर। तो यहां पर जो हम कॉस थीटा में थीटा को 0 डिग्री लिए थे, बोले थे कि तुम मान लो, बात आपको समझ में आ गया होगा। अरे है ना, वो सिमेट्री है प्योर। लिख लीजिए इसको। अब हम लोगों को क्या करना होगा, अब बताओ अगला चीज कौन सा डेरिवेशन आएगा, इनफाइनाइट, सब कुछ तो तुम लोग समझते ही हो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर। यार याद है वहां हॉलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसा ही आया था, अंदर में आया था 0, बाहर में आया था k⁻r²। वही है, वैसा ही कुछ ग्राफ, वहां नीचे में r² था, यहाँ r है। खैर, इनफाइनाइट करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर, करंट कैरिंग में भी यार यूनिफॉर्म लगा देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म करंट भी सरफेस पे हो सकता है ना। तो अब कैसा है सेटअप, हाँ जी, तो ऐसा कुछ है, सॉलिड सिलेंडर है, इनफाइनाइट करंट पूरे सरफेस पे जा रहा है, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ कह लो, और हमको यहाँ अंदर में मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। इसका टॉप व्यू बना है, कैसा आएगा टॉप व्यू जरा बताओ। अगर ऊपर से देखेंगे तो हमको कैसा दिखेगा, ये ऐसे करंट बाहर की तरफ निकल रहा है ना। अरे बोलो भाई, यूनिफॉर्मली ना। यूनिफॉर्म का क्या मतलब हुआ, हर जगह करंट पर यूनिट एरिया सेम है, ओके। हमको यहां पे देखना है स्मॉल r पे, ये जो रेडियस है, दिस रेडियस इज कैपिटल R, हमको देखना है कहीं स्मॉल r, ठीक। तो क्या करना होगा हमको, यहां से एक
एम्पियर्स लूप बनाना होगा। तो जैसे यहां पर से एक एम्पियर्स लूप बना लेंगे, यस और नो। और इसमें डीएल वेक्टर जो होगा, हाँ ऐसे ऐसे डीएल वेक्टर लूप जैसा लिए, लूप पे क्या लॉन्ग चलेंगे ना। अच्छा, पिछला बार हम लॉजिक बता दिए हैं, आप तो बताने का जरूरत नहीं है क्या। सब जगह मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड में सेम होगा और डायरेक्शन में टेंजेंशियल होगा। ये बाहर की तरफ है तो ऐसे 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 होगा, है ना। लॉजिक हम आपको बता चुके हैं। तो बी भी जो होगा वो बी भी हम सब जगह टेंजेंशियल ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड में सब कांस्टेंट है। ओके, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे लगाएंगे एम्पियर्स लूप, एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज्ड, यस और नो। पहले तो हमको एलएचएस वाला काम को निपटाना होगा। एलएचएस वाले काम में क्या लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट का क्या आएगा, बी इंटू डी एल इंटू कॉस, और यहाँ पे म्यू नॉट इंटू आई भी आएगा, आई इन। अच्छा एक बार बताओ, कैसे इंक्लोज करंट निकालेंगे, करंट पर यूनिट एरिया से, यूनिटरी मेथड से। ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, चूंकि पाई आर स्क्वायर में करंट है आई, इसीलिए यूनिट में करंट कितना हो जाएगा, आई बाय, इसीलिए पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर में कितना, आई बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू, तो आई इन का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, आई स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, यस और नो। इसमें से क्या क्या चीज बाहर आ जाएगा, बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन बी क्यों बाहर आया, मैग्नीट्यूड में सब जगह क्यों है सेम, सिमेट्री, क्या है। और यहाँ पे म्यू इंक्लोज कितना, आई इंक्लोज कितना हो जाएगा बुआ, आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बाय इंटीग्रेशन डीएल, ये पूरा जोड़ देंगे सारे डीएल डीएल छोटा छोटा को, तो सम कितना हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर। तो बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 आई बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर, एक ठो स्मॉल आर कट जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, स्मॉल आर, यस और नो। तो बी का वैल्यू हो गया म्यू नॉट बाई 2 आई बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, ठीक। आई बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर को, अच्छा पहली बात तो ये देखो, ये देख के कुछ याद है, सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के अंदर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल होता था, है ना। तो पहला तो ये फॉर्मेट है। दूसरा फॉर्मेट जो इसमें होता है वो होता है करंट डेंसिटी के फॉर्म में। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में भी हम लोग चार्ज डेंसिटी रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट लिखते थे ना, यहाँ पे करंट पर यूनिट एरिया के फॉर्मेट में भी आएगा। तो इसको एक बात और हम लोग लिख सकते हैं, बी बराबर आया कितना, म्यू नॉट बाई 2 आई बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू, एक होता है करंट डेंसिटी, क्या होता है, करंट डेंसिटी का वैल्यू क्या होता है, जे आई बाई ए, आई अपॉन ए, करंट बाय पाई आर स्क्वायर, यस और नो, बोलो। अच्छा एक वेक्टर भी हम लोग डिफाइन करते हैं, करंट डेंसिटी वेक्टर, तुम लोग पढ़े हुए हो करंट में। तो करंट डेंसिटी वेक्टर जो होता है वो होता है आई बाई पाई आर स्क्वायर ही होगा, लेकिन एक एन कैप होगा, डायरेक्शन किधर होगा, जिधर करंट है उसके अलावा, करंट के डायरेक्शन में, यस और नो, बोलो। तो एक बात बताओ, इसको बी को हम लोग स्केलर फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू जे आर, लिख सकते हैं। कुछ कुछ याद है इलेक्ट्रोस्टैट में हॉलो स्फीयर वाला, अंदर में रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, तो वैसा ही है म्यू नॉट बाई 2 जे इंटू आर, ठीक। अच्छा वेक्टर फॉर्म में भी आता है ये चीज, बी वेक्टर। देखो तो एक बात, यहां पे हम लोग जे वेक्टर का डायरेक्शन किधर लिखेंगे, ऊपर के डायरेक्शन में लिख देंगे जे वेक्टर,
यहां पर देखो तो जे वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? अच्छा, अगर हम लोग जे क्रॉस आर करें तो डायरेक्शन किधर जाएगा? जे क्रॉस आर। अरे 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 अरे, सुनिएगा, एक मिनट, करंट ऐसे बाहर आ रहा है, आ रहा है ना बाहर? अरे बोलो बच्चों, बच्चे मन के सच्चे। जे वेक्टर किधर है? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, और यहां पे हम आर वेक्टर बोले। सोच के देखो जे क्रॉस आर किधर जाएगा? क्या ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जा रहा है? हाँ, ये जे क्रॉस आर का डायरेक्शन है कि नहीं है? सो पहले और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किधर है? अबे टेंजेंशियल है, और क्या है? मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। यस और नो? क्या ये हर जगह जे क्रॉस आर का डायरेक्शन बी के अलोंग आएगा? हर जगह बोलो, अरे है ना? तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है बाबू कि ये वाला तो स्केलर फॉर्मेट में है। दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट बाई टू जे क्रॉस आर। ये तो तय बात है कि जे वेक्टर आर वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री होगा, तो जे क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड होगा जे इंटू आर इंटू साइन 90, और डायरेक्शन किधर होगा? मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। तो ऐसा लिखने में कोई पाप है क्या? देयर इज नो पाप। तो अंदर के पॉइंट पे, मतलब सॉलिड सिलेंडर के अंदर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और फॉर्मूला, पूरा चीज समझ में आ गया? क्या क्या समझ में आया बताओ? जैसे अगर हम तुमको ऐसा दे दे वायर, ठीक है, ठीक, तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का करंट ऊपर की तरफ, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? अंदर की तरफ, जे ऊपर और क्रॉस आर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर? अंदर, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जे ऊपर नहीं, जे क्रॉस आर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा वो कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ इन करेगा, यहाँ आउट करेगा। बोलो पक्का? अरे है ना? और अगर हम इसी को टॉप व्यू दिखा दें तो जे वेक्टर तो बाहर की तरफ है, करंट बाहर आ रहा है। इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो इधर, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो इधर, यही ना? देख के करके देखो जे क्रॉस आर, बोलो। इस जगह पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो किधर आएगा? नीचे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इज दैट ओके? बी का वैल्यू बता दो एक बार, हटवा दो अंदर में, बाहर वाला बात तो अभी करेंगे। म्यू नॉट बाई टू इंटू जे क्रॉस आर। इसी को अगर मैग्नीट्यूड में बोले तो जे इंटू आर, इसी को बोले तो म्यू नॉट बाई टू इंटू आई बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू, ये तो हो गया अंदर के पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, अब बाहर वाले पॉइंट के लिए अब थोड़ा सोच के बताओ कि क्या करें। बाहर वाले पॉइंट के लिए, हाँ, बाहर वाले पॉइंट पे अगर हमको करना होता तो यही करे कि थोड़ा रुक के करें? पहले इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो, अंदर वाले पॉइंट पे लिख लो। ये पेज लिखो, फिर अगला वाला पेज पे चलते हैं। अगर आप ये लिख लिए हैं सर, तो आपको ये भी लिखना चाहिए, है ना? इसके आगे भी कुछ है क्या? अच्छा, वो तो फॉर्मूला है। याद है हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में भी लिख लेते थे, रो आर वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, रो विद साइन जाता था चार्ज बाय वॉल्यूम। इसमें
मतलब ये केवल लिख लो कि ये जो फॉर्मूला है वो वैलिड है फॉर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर के लिए। हमने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का शेप बना दिया है, यहाँ अंदर जा रहा है और यहाँ बाहर आ रहा है वुड प्लेन से। ये सब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये जो है ये करंट डेंसिटी वेक्टर जे वेक्टर का डायरेक्शन है। तो अब अंदर वाला पार्ट डिस्कस कर लें, सॉरी बाहर वाला पार्ट, वो तो ज्यादा कठिन नहीं है। अगर बाहर वाले पार्ट में हम लोग जाएंगे कहां, फॉर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यहां पर भी करना होगा फॉर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो हमारा जो लूप होगा वो तो अब यहां से गुजरेगा ना, बाहर से ना, बोलो बच्चों, बाहर से गुजरेगा ना। हर चीज तो सेम ही रहने वाला, डीएल वेक्टर वगैरह में तो कोई परिवर्तन नहीं है। डीएल वेक्टर तो यही है, बोलो। और इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल जब करेंगे तो एलएचएस में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। आरएचएस में यहां पर जो करंट होगा वो पूरा का मतलब सारा का सारा करंट है ना लूप के अंदर। अब कोई यूनिटरी मेथड लगाने का जरूरत नहीं है। तो ये चीज जो होगा आई आ जाएगा और बी का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई, फिर से वही बात कि बाहर वाले पॉइंट के लिए आप इसको एक इनफाइनाइट वायर मान के कहां रख दीजिए, एक्सिस एक्सिस पे। इधर ओके, ग्राफ भी तो बनाना पड़ेगा, बोलो। अब बी का वैल्यू अंदर में है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, और बाहर में है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर। ये स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर और ये स्मॉल आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर। इक्वलिटी यहां पे लगा सकते हैं, सेम आ जाएगा। तो ग्राफ जो आएगा बी वर्सेज आर का, जरा बताओ कैसा आएगा? बी वर्सेज आर का ग्राफ कैसा आएगा? पहले बढ़ेगा। और कैसा ग्राफ बढ़ेगा? स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, तो y इक्वल टू mx पासिंग थ्रू ओरिजिन। कहां तक ये स्थिति रहेगा? r इक्वल टू कैपिटल आर पे वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर। उसके बाद फिर 1 बाई आर के लगभग ऐसे ही शेप का ग्राफ सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया था। खाली यहाँ पे 1 बाई आर के प्रोपोर्शन घट रहा है, वहां पे 1 बाई स्मॉल आर स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता था। यस और नो? इस जगह कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलो बच्चों, एकदम क्लैरिटी है। स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए देख लीजिए, हम सब कुछ बना दिए हुए हैं। ये वाला पार्ट नहीं, फिर से नहीं छाप लीजिएगा, सब छापना है हमको। बोर्ड पे जो लिखेगा मैं सब छाप दूंगा, ये सब काम नहीं करना है। ये भी हटा दे बेटा, नहीं वो तो अंदर के लिए था ना, अब बाहर के लिए है। ये पॉइंट थोड़ा दर्शा देते हैं। स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। सिलेंडर का स्पेलिंग में डबल एल नहीं होगा ये ना, ठीक है, सीख कर लेना तुम लोग। ग्राफ भी बना लिए होंगे आप अंजी, ये ग्राफ है ना। तो अब इसमें और कैसे परेशान कर सकता है? बहुत करेगा तो करंट डेंसिटी वेरी कर देगा, नॉन यूनिफॉर्म कर देगा। अभी तो यूनिफॉर्म था, कर सकता है तो करते हैं। हाँ बच्चों, मान लीजिए ये हम आपको दिखा दे रहे हैं, क्या दिख रहा है ये आपको? डिस्क दिख रहा होगा, नहीं
ये हॉलो सिलेंडर का टॉप व्यू है, हॉलो सिलेंडर का टॉप व्यू है। करंट किधर निकल रहा है? हॉलो गलती से बोल दी, हॉलो शुड बी रिप्लेस्ड बाय, वेरी गुड बॉय। तो सॉलिड सिलेंडर का एक टॉप व्यू हम आपको दिखला रहे हैं। सिंपल सा परिवर्तन क्या किया, रेडियस तो वही है, कैपिटल आर ही है। एक जो बेसिक परिवर्तन किए वो लिख दिए, करंट डेंसिटी J बराबर J0 इंटू आर। करंट डेंसिटी J is equal to J0 into R. J0 is a constant of appropriate dimension. Small r क्या है? Small r is distance from axis, कोई सेंटर जो है वहीं से। अब आपको बताना है find magnetic field at a distance small r from axis. Find a magnetic field at a distance small r from axis. Okay. स्मॉल r greater than r, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, दोनों के लिए। आप हमको थोड़ा सा हेल्प करिए ना, बताइए ना कि कैसे करें। आंसर तो आ ही जाएगा। सवाल समझ में आया कि क्या है? क्या है सवाल? सवाल क्या है? ये एक क्या है? एक कैसा है साइज? कैसा है साइज? इनफाइनाइट। करंट जो है वो पूरे क्रॉस सेक्शन से बाहर जा रहा है, माने यहां पर देखेंगे तो तुमको ऊपर जाता हुआ दिख रहा होगा, ठीक। और इसका रेडियस दिया हुआ है कैपिटल आर। अपने को क्या करना है बउआ, एक बार यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। क्या करूं? जहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है वहां से पास करता हुआ एक एम्पियर्स लूप ले ले, नहीं ऐसे से टेंजेंशियल डायरेक्शन में घूमे तो उस पर क्या अप्लाई करेंगे? इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लूड LHS वाला चीज तो फिर से वही आएगा, क्या आएगा? B इंटू 2πr इंटू कॉस 0। बार बार लिखे कि समझ गए? सिमेट्री से B सब जगह सेम बाहर आ गया है ना, cos 0 डिग्री हो गया और इंटीग्रेशन dl 2πr हो गया। आई इनक्लोज्ड का वैल्यू जो है वही ना मेन काम का चीज है, अरे है ना। तो आई इनक्लोज्ड का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आई इनक्लोज्ड का वैल्यू निकालने के लिए क्या करें बताओ जरा। यहां तक में इनक्लोज्ड करंट चाहिए ना दोस्त, यहां तक का इनक्लोज्ड करंट चाहिए। व्हाट शुड आई डू बताइए बाबू। यहां से x दूरी पे dx विड्थ का एक वो एलिमेंट किस शेप का है? यही कह लो, टॉप व्यू रिंग दिख रहा है, हॉलो सिलेंडर होगा, वो हॉलो सिलेंडर। टॉप व्यू इज रिंग लेकिन होगा वो हॉलो सिलेंडर, इंफिनिटी तक अंदर और बाहर जा रहा हो नहीं। तो इस रिंग को खाली हम टॉप व्यू का क्रॉस सेक्शन अगर कट करें तो ये लेंथ कितना आ जाएगा और ये विड्थ, और इस सब में जो है वो करंट किधर की तरफ जा रहा है दोस्त? ऐसे, अरे है ना। इस करंट के बारे में हमको क्या मालूम है? करंट पर यूनिट एरिया मालूम है। तो DI क्या हो जाएगा? J इंटू 2πx J इंटू DA, करंट पर यूनिट एरिया इंटू स्मॉल एरिया इज स्मॉल करंट, है ना। नहीं समझ में आया? J का वैल्यू कितना रख दूं? J0 इंटू R की जगह पे x रखना पड़ेगा ना, यहाँ पे रेडियस कितना है
एक्स और जे नॉट एक्स और उसके बाद इंटू 2 पाई एक्स। ये क्या आया, एक्सिस से एक्स दूरी पे एक हॉलो सिलेंडर बनाओगे डीएक्स थिकनेस का, तो उसमें करंट इतना जा रहा हो। यहां से यहां तक का अगर टोटल करंट पता करना है स्मॉल आर तक में, तो इस तरीके के ढेर सारे हॉलो सिलेंडर को एक के ऊपर एक रखना पड़ेगा। तो आई इंक्लूड जो आएगा वो क्या आ जाएगा, इसी का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन मतलब 2 पाई इंटू जे नॉट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर। यस और नो। एक्स को कहां से कहां तक रख दें, कौन सा आर, 0 से स्मॉल आर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 माने स्मॉल आर क्यूब बाई। तो क्या हमको आई इन का वैल्यू आ गया, कितना आ गया, 2 पाई जे नॉट आर क्यूब बाई 3। ये आ गया। इसको अब कहां पर जाकर के पुट कर दूं, आई इंक्लूड में ना, कितना था 2 पाई रुक जाओ, म्यू नॉट इंटू आई इंक्लूड कितना था, पाई जे नॉट स्मॉल आर क्यूब बाई 3। यही था ना जी, बोलो। आई इंक्लूड की जगह रख दिए और इधर क्या आ गया, b इंटू 2 पाई। तो b का वैल्यू 2 पाई से 2 पाई कट गया, स्मॉल आर से स्मॉल आर भी कट गया। तो म्यू नॉट जे नॉट बाई 3 इंटू आर स्क्वायर। सही कि गलत, ये कहां आ गया, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। अगर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए करते तो फिर हमारा ये वाला पॉइंट आता नहीं, बोलो। और इसमें जब हम लोग करंट इंक्लोज करते तो यहां से यहां तक का टोटल करंट आ जाता। तो परिवर्तन क्या होता है इसमें, यही जो लिमिट, यही जो करंट का लिमिट हम लोग 0 से स्मॉल आर रखे हैं, वही आ जाएगा 0 से कैपिटल आर। यस और नो, बोलो। तो इस जगह पे एलएचएस में तो अभी भी रहने वाला है क्या, b इंटू 2 पाई स्मॉल आर। इस वाले पाथ का अगर हम सरकमफ्रेंस लेंगे तो आरएचएस में क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू 2 पाई जे नॉट। और ये क्या हो जाएगा, अब तो यहां से कैपिटल आर तक का पूरा लेना होगा, कैपिटल आर के बाद कोई करंट, तो कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय, तो बी का वैल्यू कितना आ गया, म्यू नॉट 2 पाई जे नॉट आर क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 पाई स्मॉल आर। बेसिकली ये वाला चीज जो ब्रैकेट में लिखे ना, वो टोटल करंट आ जाएगा। आप अगर यहां से यहां तक का टोटल करंट पता कर लेंगे तो उसको आप एक्सिस पे रख सकते हैं और फिर से आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई टोटल बाय 2 पाई आर। बाहर वाले पॉइंट के लिए अगर करंट जो है रेडियली वेरी कर रहा है, रेडियस के हिसाब से वेरी कर रहा है, तो बाहर वाले पॉइंट को के लिए आप क्या कर सकते हैं, टोटल करंट वाला वायर को आप एक्सिस पे रख करके काम कर सकते हैं। ये चीज क्या है, टोटल करंट। क्लियर है क्या। तो जैसे वहां पे होता था ना के क्यू इन, अगर स्फेरिकल सिमेट्री होता था तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता था के क्यू इनक्लोज्ड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहां पर भी होगा, अगर रेडियल सिमेट्री है करंट का, तो हर जगह आप स्मॉल आर दूरी पे, एक्सिस स्मॉल आर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई इंक्लूड डिवाइडेड बाय 2 पाई स्मॉल आर। ठीक है, अंदर में भी आओ तुम, बाहर में भी ये बात कर सकते हो। अंदर में भी तो ये वाला चीज ही तो स्मॉल आर क्यूब बाई 3 आ गया था, टोटल इंक्लूड करंट। इज दैट ओके। एक आर से एक आर कट गया था, वो अलग बात। ठीक, तो लिख लीजिए दोनों चीज। और अगर इसका डिटेल लिखना है इंक्लूड करंट का, क्या इंक्लूड करंट का अगर आपको डेरिवेशन लिखना है तो यहां से आ जाएगा। ये हम इंक्लूड करंट, ये जो चीज है ये क्या है, कैलकुलेशन ऑफ आई इन, कैलकुलेशन ऑफ आई इन। ये तो हम लोग किए हैं फॉर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर के लिए। स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए खाली लिमिट बदल जाएगा 0 से कैपिटल आर, 0 से कैपिटल आर तक ही करंट जाएगा उसमें। तो ये चीज पहले लिख लीजिए, फिर अगला पेज हम आपको दिखाते हैं। ये वाला लिख लीजिए बच्चों, ये स्मॉल आर लेस देन आर के लिए, ये स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए। दोनों चीज लिख लीजिए आराम से।
यार हम बार बार तुमको कह रहे हैं कि थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैट याद करो और हमको बताओ कि इसमें कि वेरिएशन के और भी क्या क्या स्कोप हैं। इलेक्ट्रोस्टैट में स्फीयर में यही सब ना होता था, नहीं, हॉलो स्फीयर होता था, फिर सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज होता था, फिर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज होता था, फिर हॉलो सॉलिड स्फीयर में क्या बना देते थे। तो यहां पर भी सिलेंडर भी उसी राह पे चल रहा है। वहां पर भी अगर तुम ग्राफ देखते तो हॉलो स्फीयर में अंदर में 0 था, बाहर में 1/r² के प्रोपोर्शन था, है ना। यहाँ पर भी सॉलिड हॉलो सिलेंडर में अंदर में 0 है, बाहर में 1/r के प्रोपोर्शन है। नेचर ग्राफ का वैसा ही है, वैसे 1/r² और 1/r तो अलग अलग बात है, बट जिस तरीके से घट रहा था ग्राफ का शेप लगभग लगभग वैसा ही आएगा। और सॉलिड स्फीयर में भी वहां देखोगे कि अंदर में यूनिफॉर्मली चार्ज अगर था तो अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था, स्ट्रेट लाइन आ रहा था, और बाहर में 1/r² के प्रोपोर्शन था, है ना। तो यहाँ पर भी यूनिफॉर्म करंट कैरिंग वायर अगर था, सिलेंडर था, तो इसमें भी अंदर में स्ट्रेट लाइन आ रहा है और बाहर में 1/r के प्रोपोर्शन आ रहा है। समझ में आ रहा है बात कि नहीं। तो मिलता जुलता है चीज। अब वहां पर कैविटी बनता था तो यहाँ पर भी कैविटी बन सकता। यार शेप बनाने में हमको थोड़ा टाइम लगेगा, गिव मी 2 मिनट्स। ये एक सुंदर सा फोटो बनाए हैं हम। एक सॉलिड सिलेंडर था, उसका अपना कुछ रेडियस कैपिटल आर होगा, उसमें एक स्मॉल आर रेडियस का सिलिंड्रिकल कैविटी बना दिए हैं, हटा लिए उसमें से करंट, ठीक है। आपको पूछा गया कि कैविटी के किसी भी पॉइंट पे, हालांकि हम कैविटी के एक्सिस पे एक पॉइंट ले लिए C2 और ओरिजिनल सिलेंडर के एक्सिस पे एक पॉइंट ले लिए C1, लेकिन हम बोल रहे हैं कैविटी के किसी भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। कैविटी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है और किधर है ये भी पूछा जा सकता है। आपको एक J दिया है करंट पर यूनिट एरिया, दिस इज अ कांस्टेंट, पूरे सरफेस पे करंट डेंसिटी सेम है। आप अगर चाहें तो एक J वेक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं जो कि एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया। ओके बच्चों, तो कुछ कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है बताओ? याद आ रहा है। वहां कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे? सुपर, यू आर ए गुड बॉय। तो थोड़ा सा टॉप व्यू बनाए, ऐसे में तो बहुत मुश्किल लगता है देखने में, नहीं बोलो? अरे तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो यार। तो टॉप व्यू देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, तो ऊपर से देखेंगे अगर, बड़ा मुश्किल काम है यार। जीवन इज वेरी टफ। ऊपर से देखूंगा तो कैसा नजर आएगा? ऐसा एक डिस्क होगा और इस डिस्क के अंदर ऐसा एक और डिस्क होगा जिसमें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इस बचे हुए डिस्क में ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसमें क्या होगा बच्चों? बोलो। करंट होगा किधर की तरफ? बाहर की तरफ, नहीं बुआ? अरे भाई साहब बोले तो ऐसा ही ना होगा। यहां पर क्या है? दिस इज पॉइंट C1 एंड दिस इज पॉइंट। व्हाट डू वी वांट टू कैलकुलेट? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस कैविटी। हाउ विल वी प्रोसीड? तुमने ही कहा कि सर क्या करेंगे हम लोग? सुपर पोजीशन। सुपर पोजीशन प्रिंसिपल क्या कहता है? पहले का इफेक्ट प्लस दूसरे का इफेक्ट मिल करके दोनों का इफेक्ट, या पहले का इफेक्ट माइनस दूसरे का इफेक्ट मिल करके पहला माइनस दूसरे का इफेक्ट। ये सब ये ना कहता है? हाँ, कॉज कॉज C1 की वजह से इफेक्ट E1 है, कॉज C2 की वजह से इफेक्ट E2 है, तो C1 और C2 साथ में लगेगा तो इफेक्ट E1 प्लस E2 हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में है चीज अगर तो वेक्टर फॉर्म में आएगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे? पहले लेंगे एक कंप्लीट सिलेंडर और फिर दूसरा लेंगे एक छोटा सा सिलेंडर और बड़े में से छोटा को घटा देंगे। ये है बड़ा सिलेंडर, बोलो।
और इसमें से छोटा सिलेंडर वाला को माइनस कर देंगे तो कैविटी वाला सिलेंडर बचेगा, है ना। हमको कहाँ पता करना है, कैविटी के अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, कैविटी के अंदर कोई भी जनरल पॉइंट ले लो। मान लेते हैं कैविटी के अंदर एक पॉइंट है दैट इज P, कैविटी के अंदर कोई पॉइंट है P यहाँ पर, ठीक, ओके। तो पहले क्या करेंगे, बड़ा सिलेंडर की वजह से P पे पता कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, छोटा सिलेंडर की वजह से P पे पता कर लेंगे, और बड़े की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें से छोटे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को। तो C1 से P का जो दूरी है या पोजीशन वेक्टर है उसको हम लोग बोल देते हैं R1, और C2 से P का जो दूरी है उसको हम लोग बोल देते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी। इसमें भी करंट डेंसिटी वेक्टर J है और इसमें भी करंट डेंसिटी वेक्टर, यस और नो। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हमको बी नेट पता करना है तो वो क्या हो जाएगा, B1 माइनस, सही की गलत। तो B1 का वैल्यू क्या होगा, फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में मालूम है क्या, क्या, म्यू नॉट बाई 2 J क्रॉस, तो R मतलब R1 माइनस, बोलो ना, म्यू नॉट बाई J क्रॉस, कुछ कॉमन सॉमन ले ले क्या, क्या कॉमन ले ले बाबू, म्यू नॉट बाई 2। क्रॉस प्रोडक्ट में भी कॉमन लिया आता है, तुम लोग तो वेक्टर के माहिर खिलाड़ी हो, अब तो पढ़ भी लिए होगे। J क्रॉस R1 माइनस, यस और नो, बोलो। अब इसके बाद फिर ये वो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, नहीं यहां से, अरे बाबा बहुत जीवन में कष्ट है। ये वाला वेक्टर क्या है, R1, बहुत अच्छे, और ये वाला वेक्टर क्या है, R2, बहुत बढ़िया, और ये वाला वेक्टर क्या है, C1, तो यार जगह का बहुत अभाव है, पूरा बिहार में ही पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। तो ट्रायंगल लॉ से अगर हम बोलेंगे तो किन दोनों का रिजल्टेंट कौन कौन है, C1 C2 प्लस R2 बराबर, तो लिखूंगा C1 C2 प्लस R2 बराबर, तो C1 C2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2, यस और नो। तो बी नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई C1 C2, बोलो सही की गलत, पक्का। अबे तो ऐसा ही तो उसमें भी हुआ करता था, नहीं, तो इस अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है कि डायरेक्शन कांस्टेंट है कि दोनों कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब। देखो म्यू नॉट बाई 2 तो कांस्टेंट ही है, J वेक्टर भी कांस्टेंट है, और C1 C2 भी कांस्टेंट है, पॉइंट कहीं भी लोगे उससे C1 C2 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें जो अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा तो म्यू नॉट J क्रॉस C1 C2 करेंगे तो क्या होगा, C1 C2 के परपेंडिकुलर इधर की तरफ जाएगा। तो इस पूरे कैविटी में अगर मैग्नेटिक फील्ड देखे तो ऐसे ऊपर की तरफ, तेरी भला के, हाँ ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा होगा, और नो, बोलो बच्चों, कोई दिक्कत। तो अगर इस कैविटी में हम आपको बोले कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, अभी करंट जो है बाहर की तरफ है तो ऐसे, ये तो हम टॉप व्यू में बता रहे हैं, अगर हम साइड व्यू से देखें तो किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड, इनटू द बोर्ड प्लेन, इनटू द, यस और नो, इररेस्पेक्टिव ऑफ पॉइंट इन द कैविटी। कैविटी में कहाँ है पॉइंट उससे कोई मतलब नहीं है, इज दैट ओके, बोलो हाँ। लेकिन कैविटी का पोजीशन अगर C1 C2 अभी बोर्ड के प्लेन में है इसीलिए इनटू द बोर्ड प्लेन, अगर यही C1 C2 बोर्ड प्लेन के बाहर होता तो अकॉर्डिंगली J क्रॉस C1 C2 के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड में भी रहता और डायरेक्शन में भी, इज दैट ओके। अब यार इसमें आपको परेशान क्या कर सकता है, इसमें परेशान ये कर सकता है कि हम अंदर में आपको डिराइव करके बता दिए, बाहर वाले किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेता तो करते क्या, पूरे सिलेंडर की वजह से बाहर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता कर लेते, फिर उसमें से छोटा सिलेंडर की वजह से पता कर लेते, बड़े में से छोटा को घटा देते, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा भी, इज दैट ओके। बोलो प्यारे बच्चों, तो लिख लो बच्चों। एक और चीज है उसको बताना है, जल्दी लिखो।
बाबू एम्पियर लॉ को ख़त्म करते हैं, लास्ट आखिरी सवाल करते हैं। ये एक इन्फिनाइट वॉल है, इसका मतलब समझे कि क्या है? ऐसे करके बाहर निकल रहा है, ये दीवार कहाँ तक गया है? कन्याकुमारी तक, है ना? और इधर कहाँ तक? जम्मू कश्मीर तक। अरे वाह, बहुत तेज हो गए तुम लोग। और इधर सिलचर, और इधर पोरबंदर। नहीं ठीक, मतलब टेक्निकली ये सब बात सही नहीं है। इन्फिनिटी का मतलब आप समझ रहे हो। इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। इसमें दिया हुआ है करंट पर यूनिट विड्थ, ठीक है, di/dw जे दिया है, करंट पर यूनिट थिकनेस। यहाँ पर अगर हम मान लीजिए कि dw थिकनेस का एलिमेंट ले लें तो उसमें करंट कितना हो जाएगा? J × dw। हालांकि इसको हम अभी मिटा दे रहे हैं। और अपने को पता करना है मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स विसिनिटी, माने अगल बगल के पॉइंट पे। अभी हम वो पॉइंट P बता दे रहे हैं, इस पॉइंट पे पता करना है। ये है पॉइंट P, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो क्या करूँ, जरा बताओ कि क्या करूँ? आइडिया दो, बोलो क्या करें? अरे बोलो ना। उस पॉइंट से पास करता हुआ एक एम्पियर लूप ले। और क्या कर सकते हैं, एम्पियर लॉ पढ़ रहे हैं तो एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे। तो इस पॉइंट से पास करता हुआ एक एम्पियर लूप ले। लूप कैसा लें वो सोचना पड़ेगा। जनरली लूप ऐसा लेना चाहिए कि डीएल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल या तो 0 डिग्री हो या तब काम थोड़ा, और अगर 0 डिग्री हो तो वहां पर बी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो तो काम और भी आसान हो जाता है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। हम लूप जो ले रहे हैं वो ऐसा ले रहे हैं दोस्त, देखना, हम लूप ऐसा ले रहे हैं। ऐसा कोई लूप ले रहे हैं, ले सकते हैं। हम ऐसे चलेंगे, हमको मन है ऐसे चलने का। मन क्यों है वो भी समझ में आ जाएगा आपको। हमको ऐसे चलना है, ठीक। दिस इज अ एम्पियर लूप। ये जो एरो बना रहे हैं वो किसका डायरेक्शन है? चलने का, माने डीएल वेक्टर का, है ना? ए भाई सुनो, पहले बात तुमको ये बताओ कि इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? किधर होगा बस बताना। बा किधर होगा? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट की तरफ। ऐसा क्यों? देखिए, अगर हम इस करंट कैरिंग वायर की वजह से देखेंगे तो कोई दिक्कत का बात ही नहीं है। थप्पड़ रूल से थप्पड़ जाएगा लेफ्ट में, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा? लेफ्ट की तरफ। यस और नो? और अगर हम यहाँ पर एक एलिमेंट लें, यहाँ पर एक एलिमेंट ले, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा कुछ इस दिशा में। और सिमेट्रिकली अगर जैसे यहाँ लिए हैं वैसे ही अगर यहाँ ले लेंगे तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरफ आएगा। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड होगा और यहाँ वाले एलिमेंट की वजह से ये होगा। इन दोनों एलिमेंट की वजह से नेट नेट लेफ्ट, और ये वाले की वजह से तो नेट नेट लेफ्ट है ही। अच्छा, इस तरीके का बहुत सारा पेयर बना सकते हैं अनंत, लेकिन पेयर तो बनते रहेगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? लेफ्ट की तरफ। अच्छा, एक बात बताओ, इधर भी अनंत तक गया हुआ है, इधर भी अनंत तक गया हुआ है, तो क्या सिमेट्री से हम कह सकते हैं कि सब जगह बी का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, है ना? इस लूप का नाम दे देते हैं हम लोग पी क्यू आर एस। कितने तेज हो तुम लोग, तुरंत समझ जाते हो पी क्यू के बाद आर एस। अच्छा, अब हम इस लूप पे चलना चाहते हैं। अच्छा सुन लो, पहले यहाँ पर तो बी इधर आ गया, इस जगह पे बी क्या होगा? सिमेट्रिकली जितना ऊपर वो था उतना ही नीचे, हालांकि ऊपर नीचे से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इन्फिनिट वाला है तो दूरी कोई मैटर करता नहीं है, लेकिन वैसा ही पॉइंट हम ले लेंगे। तो इस जगह पे क्या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट आ जाएगा, इस दिशा में आ जाएगा। तो ये जो येलो कलर से दिखा रहे हैं वो हमारा बी है, और ब्लू कलर से जो दिखाए हैं दैट इज आवर डीएल। तो एक बार हम लोग इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल लगाना चाहते हैं, उसको लिखेंगे म्यू नॉट इंटू आई इन, लेकिन किस पाथ पे? पी क्यू आर एस। तो पी क्यू पे क्या होगा? इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस जीरो, इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस जीरो, और क्यू आर पे इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस 90, तो पी आर क्यू आर वाला, और फिर
जो आर एस होगा उस पर फिर से इंटीग्रेशन डीएल कॉस 0 180 कैसे 0, बी और डीएल के भी सेम डायरेक्शन, और फिर से ये वाले पार्ट पे डीएल वेक्टर इधर और बी वेक्टर इधर, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, यस और नो, ये बी वेक्टर है और ये डीएल वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। तो एसपी वाला पार्ट और क्यूआर वाला पार्ट, इन सब पे बी डॉट डीएल 0, साली पी क्यू होगा और आर एस होगा, और इन सब का वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा, म्यू नॉट इंटू आई एन, म्यू नॉट इंटू, तो ये वाला चीज जो आएगा ये क्या आएगा, ये वाला चीज आएगा बी तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट होने की वजह से, सिमेट्री से कह सकते हैं ना कि सब जगह एक ही है, सबके राइट में इन्फिनिटी, लेफ्ट में भी इनफाइनाइट वॉल, तो सब जगह मैग्नीट्यूड सेम, तो बी को हम इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे तो ये इंटीग्रेशन डीएल बच जाएगा, और फिर यहां से भी बी को बाहर कर लेंगे तो इंटीग्रेशन डीएल बच जाएगा, और यहाँ आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई इन। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत? अच्छा, इंटीग्रेशन डीएल अगर ये विड्थ डब्ल्यू है तो इंटीग्रेशन डीएल क्या हो जाएगा, डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा बी इंटू डब्ल्यू और ये भी हो जाएगा बी इंटू, बोलो बब्लू, अच्छा सॉरी डब्ल्यू, बी डब्ल्यू प्लस बी डब्ल्यू। इंक्लोज करंट, इस लूप में कितना करंट इंक्लोज होगा, जे इंटू डब्ल्यू, विड्थ डब्ल्यू है तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, जे सॉरी म्यू नॉट इंटू जे इंटू डब्ल्यू, डी डब्ल्यू में करंट है डी आई, तो जे इंटू डी डब्ल्यू हो जाएगा डी आई, है ना, और अगर करंट इंक्लोज कर देंगे तो जे इंटू डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, जे कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा डब्ल्यू, तो आई इंक्लोज क्या हो जाएगा जे इंटू डब्ल्यू। अब यहां से डब्ल्यू से डब्ल्यू, तो बी का वैल्यू कितना आ गया, म्यू नॉट बाई 2, यस और नो, बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी, डायरेक्शन तो आपको समझ में, ये बाहर की तरफ है तो यहाँ पे करंट मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट में और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, अगर यहीं पे करंट अंदर की तरफ होता तो यहाँ पर राइट होता और यहाँ पे लेफ्ट होता। समझ में आया बात? इस पे भी आपको सवाल मिलेगा। सवाल कैसा मिलेगा, ऐसे दो को वाल दे देगा, एक वाल यहाँ और एक वाल यहाँ, ऐसा हो सकता है कि दोनों में बाहर हो, है ना, तो इस वाले पॉइंट पे ऊपर वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा राइट और नीचे वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड, और इस यहाँ पर दोनों की वजह से लेफ्ट, तो म्यू नॉट बाई 2 जे इसकी वजह से, म्यू नॉट बाई 2 जे इसकी वजह से कितना, म्यू नॉट इंटू किधर की तरफ, और यहाँ पे अगर देखोगे तो म्यू नॉट बाई 2 जे राइट वर्ड, और इसकी वजह से भी म्यू नॉट बाई 2 जे, तो नेट नेट कितना, म्यू नॉट इंटू, यस और नो, बीच में कितना, ऐसा भी कर सकता है कि ये बाहर है और यहाँ पे, सोच के बता दोगे, तुम सब तेज हो, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे क्या खत्म हो गया हम लोगों का, एम्पियर सर्किटल लॉ, 3 क्लास चला है ना, बहुत है, अच्छा खासा समय दे दिए। एम्पियर्स लॉ 3 क्लास चला है, 2 क्लास चला है, ठीक है। तो अब अगले क्लास में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के दूसरे लेग की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहला लेग क्या था, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा लेग क्या है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, और तीसरा लेग है फोर्स एंड टॉर्क ऑन करंट कैरिंग वायर और लूप। तो हम लोग 30 से 40% कवर कर लिए, फिर अगला स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में, उसमें ख़त्म करते हैं हम लोग फोर्स एंड फील्ड, ठीक है। आप ज़्यादातर बुक में अगर देखिएगा तो ये 2 पार्ट में चैप्टर दिया हुआ है, एक चैप्टर में आपको मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन दिया होगा और एक चैप्टर में आपको फोर्स ऑन मूविंग चार्ज दिया होगा, तो देख लीजिएगा जैसे पढ़ना हो। बाकी बात करते हैं अगले क्लास में, ठीक है, बाय बाय। आप क्या सब कर सकते हैं, आप बायोट-सेवर्ट लॉ और एम्पियर सर्किट लॉ के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको जिस इंस्टीट्यूट का मटेरियल बनाना है आप बना सकते हैं, आपको जो भी बुक फॉलो करना है कर सकते हैं। मैं एक बात की गारंटी देता हूँ, किसी भी इंस्टीट्यूट का जो लेवल 1 और लेवल 2 का क्वेश्चन होगा उसका 70% क्वेश्चन आपको फर्स्ट गो में बन जाएगा, अगर आप मेरे क्लास के एक एक सवाल को ध्यान से सुने होंगे और खुद से एक बार बनाए होंगे और सारा फॉर्मूला याद किए होंगे। ये एकदम गारंटी के साथ बता रहे हैं। बहुत कम चीज़ है जो कि टाइप का सवाल है जिसको कि हम छोड़ें, मेजॉरिटी चीज़ हम कवर कर दिए। ठीक है, चलिए बाय बाय।